देखो, आज हमारा सैलरी चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। इसमें दो टॉपिक हमारा पक्यूजिट में रह गया था। एक क्या, रेंट फ्री अकोमोडेशन, और दूसरा मोटर व्हीकल का वैल्यूएशन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी, रेंट फ्री अकोमोडेशन की। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर आपको घर दे रहा है रहने को। एचआरए और आरएफए में क्या डिफरेंस है। एचआरए में हमारे एम्प्लॉयर ने हमें पैसा दिया था और क्या बोला, घर आप किराए पे ले लो। लेकिन आरएफए में एम्प्लॉयर मुझे क्या दे रहा है, घर दे रहा है। ठीक है, इसमें तो बेटा दो बातें हम अलग अलग करेंगे। पहले बात करते हैं हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। पहले बात करते हैं बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आरएफए का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से स्टेप सुनने पे ध्यान देना। सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये पता करो कि आपका एम्प्लॉय गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है। जब आपको ये पता चल जाए कि आपका एम्प्लॉय गवर्नमेंट है तो फिर ये पता करो कि वो घर का ओनर है, हाउस ओन्ड बाय गवर्नमेंट, एंड दूसरा हाउस टेकन ऑन रेंट बाय गवर्नमेंट। हाउस टेकन ऑन रेंट बाय गवर्नमेंट, हाउस ओन्ड बाय गवर्नमेंट, घर गवर्नमेंट का खुद का है या घर गवर्नमेंट ने किस पे लिया है बेटा, किराए पे लिया है। ठीक है, तो अगर हाउस ओन्ड बाय गवर्नमेंट है तो देखो टैक्स कैसे निकालोगे, टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा। टैक्सेबल अमाउंट इक्वल्स टू, सबसे पहले लाइसेंस फीस। ये क्वेश्चन में हमेशा बेटा दे रखा होता है। जो भी आपका लाइसेंस फीस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना पर मंथ से। 500 रुपया लाइसेंस फीस है, उसको मल्टीप्लाई कर देना जितने दिन के लिए आपको घर दिया गया, जितने महीने के लिए। ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगा। अब पता करना कि घर फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड। अगर फर्नीचर दिया है आपको तो पता करो फर्नीचर खुद का है या किराए पे लिया है। अगर फर्नीचर खुद का है तो सीधा ऐड कर देना कॉस्ट का 10% ऑफ कॉस्ट। जो भी फर्नीचर का कॉस्ट होगा उसका 10%। ऐसा कब होगा, जब फर्नीचर क्या होगा बेटा, ओन्ड होगा, फर्नीचर खुद का खरीदा हुआ है। अगर फर्नीचर खरीदा हुआ नहीं है, किराए पे लिया गया है, तो ऐड कर देना एक्चुअल रेंट। क्या ऐड कर देना, एक्चुअल रेंट। ऐसा कब होगा, जब फर्नीचर टेकन ऑन रेंट। ठीक है, अगर फर्नीचर टेकन ऑन रेंट है तो जितना रेंट भर रहे हो, फॉर एग्जांपल 2 महीने के लिए मुझे एसी मिला, 2 महीने के लिए 2 एसी मिला, रेंट है 100 रुपए, तो 100 इंटू 2 मंथ्स, 100 इंटू 2 मंथ्स। 2 महीने के लिए मुझे एसी मिला ना, तो आप 100 इंटू 2 मंथ्स याद रहेगा। तो देखो सिंपल याद क्या रखना है कि सर जो लाइसेंस फीस होगा पर मंथ उसको लीजिए। उसके बाद अगर फर्नीचर खुद का है तो कॉस्ट का 10% ले लीजिए, और अगर फर्नीचर किराए पे है तो एक्चुअल रेंट ले लीजिए। करेक्ट है। इन तीनों वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए, क्या अमाउंट आ जाएगा आपका टोटल। और अगर एम्प्लॉई से एम्प्लॉयर कुछ रिकवर करता है तो वो क्या कर दीजिए बेटा, लेस। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर अमाउंट कुछ रिकवर हुआ एम्प्लॉय से तो उसको क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। अब जो आपका अमाउंट बचेगा दैट इज टैक्सेबल। समझा मैंने क्या बोला। तो आप पहले क्वेश्चन में ये पता कीजिए कि जो घर है वो गवर्नमेंट के खुद का है या गवर्नमेंट ने किराए पे लिया है। अगर आपको ये पता चल जाए कि घर गवर्नमेंट के खुद का है तो सीधा क्या कर दीजिएगा, लाइसेंस फीस को पर मंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये लाइसेंस फीस आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा। करेक्ट है। उसके बाद पता कीजिए घर के साथ क्या फर्नीचर मिला है। अगर फर्नीचर मिला है ये पता करो कि फर्नीचर जो है गवर्नमेंट ने खरीदा है या किराए पे लिया है। अगर खरीदा है तो कॉस्ट का 10% ले लीजिए, और अगर किराए पे लिया है तो एक्चुअल रेंट जितने महीने का है। ठीक है,
फिर टोटल कर दीजिए और उसमें से लेस कर दीजिए अगर एम्प्लॉई से कुछ अमाउंट रिकवर किया जा रहा है। आई बातें समझ में? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि लाइसेंस फीस बेटा 200 रुपया है और 7 मंथ के लिए, तो 200 इंटू 7 कितना आ गया? 1400। फर्नीचर मुझे 10,000 का मिला, तो 10,000 का 10%, फर्नीचर का कॉस्ट कितना है? 10,000, उसका 10% यानी 1000 रुपए। क्या आ जाएगा वो? 1000 रुपए। करेक्ट है। अब मान लो मुझे 2 एसी मिला है 100 रुपए का, 2 एसी 7 मंथ के लिए, तो कितना हो गया बेटा? अगेन 1400। ये सारा ऐड कर दीजिए, जो भी अमाउंट यहां पे आएगा कितना आएगा बेटा? 3800। ठीक है, इसमें से लेस कर दीजिए अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। मान लो एम्प्लॉय ने 400 रुपए दिए थे, तो लेस करके 3400 के ऊपर क्या लग जाएगा? टैक्स। समझा? ये सारा डाटा आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? लाइसेंस फीस मल्टीप्लाइड बाय पर मंथ 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। जब फर्नीचर खरीदा हुआ है और किराए वाला है तो एक्चुअल रेंट, जो टोटल अमाउंट आएगा उसमें से हम लेस कर देंगे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई। समझा? अच्छा, अब अगर मान लो आपका जो घर है वो खरीदा हुआ नहीं है, कौन सा है? रेंटेड है, तो पता है चेंज क्या होगा? सब कुछ सेम रहेगा। यहां पे जो टैक्सेबल अमाउंट आएगा उसमें चेंज क्या होगा? टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? बोला सब कुछ सेम रहेगा, बस इस लाइसेंस फीस की जगह पे यहां क्या आ जाएगा? एक्चुअल रेंट। सारा प्रोविजन सेम रहेगा, बस लाइसेंस फीस की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्चुअल रेंट, क्योंकि घर बेटा किराए पे है तो उसका रेंट होगा। यहां पे क्या था? घर खुद का था तो रेंट नहीं होगा, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या फिक्स कर रखा था? लाइसेंस फीस। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। हाँ, एक्चुअल रेंट मल्टीप्लाइड बाय पर मंथ। तो वो थर्ड वाला जो लिखा है ना, ये तो बेटा फर्नीचर का है और वो घर का हो गया, तो यहां पे भी क्या होगा? लाइसेंस फीस की जगह एक्चुअल रेंट मल्टीप्लाइड बाय पर मंथ, ये सेम रहेगा। फर्नीचर अगर रेंट पे है तो फर्नीचर का रेंट आएगा, टोटल होगा, फिर अमाउंट लेस होगा, सब कुछ सेम रहेगा। बस सिलसिला क्या चेंज होगा बेटा कि सर यहां पे लाइसेंस फीस की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्चुअल रेंट। ठीक है, संडे को बेटा ये पूरा टॉपिक पढ़ के आना, उस दिन हम ओनली प्रैक्टिकल सम्स करने वाले हैं, ओनली प्रैक्टिकल। ठीक है, आज हमारा पक्यूजिट वाइंड अप हो जाएगा, पहले इसका प्रैक्टिकल सम्स करेंगे, फिर अगले वीक में स्टार्ट करेंगे हम क्या? रिटायरमेंट बेनिफिट। तो मंडे को अपना रिटायरमेंट बेनिफिट एक लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? याद रहेगा? रट्टा मार लिया? ऐसा कब करना है? जब इंप्लॉई कौन सा है बेटा? गवर्नमेंट है। अगर नॉन गवर्नमेंट होगा तो उसका कैलकुलेशन अलग है। ये फॉर्मूला ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय में लगेगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ये फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है। बस फॉर्मूले में चेंज क्या कर देना है? घर खुद का है तो लाइसेंस फीस, रेंट पे है तो ओनली लाइसेंस फीस को हटा के क्या लिखो? एक्चुअल रेंट। बाकी सब कुछ सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? आगे लिख लेना, बाकी चीज सेम, नहीं तो पता चला सिर्फ यहां पे लिख के छोड़ दिए। डन? चलो, ये था बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। समझना, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए प्रोविजन क्या है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए प्रोविजन क्या है, सुनने पे ध्यान देना। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए प्रोविजन क्या है? सर लॉ मेकर क्या बोल रहा है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फिर से पता करो कि घर उसका ओन्ड है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, और यहां पे क्या है? टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, पहले रेंट वाला करते हैं। अगर एम्प्लॉयर ने घर किराए पे लिया है, मैं एम्प्लॉय हूं और मेरा बॉस कोई और है, उसने घर किराए पे लेके फिर मुझे दे दिया, बोला इसमें रहो तुम। ठीक है, मुझे रेंट नहीं दे रहा है, क्या बोल रहा है? मुझे घर ही दिया। रेंट देता तो वो तो HRA में आ जाता। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है? एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस। याद रहेगा? सीधा एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस। यही क्या हो जाएगा बेटा? टैक्सेबल। यही क्या हो जाएगा आपका? टैक्सेबल। इसी वैल्यू के ऊपर आपको टैक्स देना है। समझा? लेकिन अगर घर खुद का है तो पॉपुलेशन चेक करो। ठीक है, घर खुद का है तो क्या करोगे? पॉपुलेशन चेक करो। ध्यान से, अगर पॉपुलेशन जो है वो लेस देन 10 लाख है, कितना है? लेस देन 10 लाख, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा? टैक्सेबल वैल्यू, अगर पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख है तो टैक्सेबल वैल्यू होगा 7.5% ऑफ सैलरी। ठीक है, अच्छा पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज्यादा, पॉपुलेशन क्या है बेटा? 10 लाख और उससे ज्यादा, 10 लाख और मोर, इधर लिखता हूं 10 लाख और मोर, बट अप टू 25 लाख। तो कितना लेना है बेटा तुझे? 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, और अगर 25 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, 25 लाख से भी क्या है बेटा? ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, 25 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन है तो 15% ऑफ सैलरी। याद रहेगा? अगर घर ओन्ड होगा तो तीन बातें देखो, पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी, 10 लाख से ज्यादा या 25 लाख तक है तो 10% ऑफ सैलरी, और 25 लाख से भी ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी। क्लियर है? ये जो हमने अभी निकाला है, अब ये जो भी अमाउंट बेटा आएगा वो टैक्सेबल होगा। ये जो भी अमाउंट आएगा वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब ये जो यहां पे अमाउंट आया या ये वाला अमाउंट जो यहां पे आया, ऐसा तब होगा जब घर अनफर्निश्ड होगा। अगर मान लो फर्नीचर भी दिया है तो सेम पुराना वाला फिलॉसफी, क्या कर देंगे? ऐड कितना? 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ऐसा कब होगा? जब फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होगा। ठीक है, वो ऐड कर देंगे, दोनों में सेम बेटा। करेक्ट है? और अगर फर्नीचर रेंटेड होगा तो बताओ क्या करेंगे? एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट। ऐसा कब होगा? रेंटेड फर्नीचर। ऐसा कब होगा? रेंटेड फर्नीचर होगा तो हम क्या कर देंगे बेटा? एक्चुअल रेंट ले लेंगे। अब बताओ क्या करेंगे? इसका टोटल निकाल देंगे, इसका टोटल निकाल देंगे, और इसमें से लेस बताओ क्या कर देंगे? अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। जो भी अमाउंट रिकवर किया है किससे बेटा? एम्प्लॉय से, वो क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। वो क्या कर देंगे बेटा? लेस। अब जो अमाउंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? टैक्सेबल। अब जो अमाउंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? टैक्सेबल। आया समझ में? तो देखो चेंज क्या आया, इसमें कोई चेंज है क्या? इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज कहां आया? सिर्फ यहां पे। वहां पे पॉपुलेशन नहीं देखना है, जब यहां पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में पॉपुलेशन देखना है।
रेंटेड था तो हमने पॉपुलेशन भी नहीं देखा, खुद का है तो हमने क्या देखा, पॉपुलेशन। आ रही है बातें समझ में या नहीं? 2-3 महीने में बेटा आपको LCD के मजे आने लगेंगे। 3-4 महीने में पूरा बोर्ड हटा दूंगा मैं, सिर्फ LCD रहेगा। हाँ, मैं अपना खुद का रूम सेटअप करूंगा जिसमें मेरा खुद का स्टूडियो होगा। ये क्लास आपका? ये नहीं, खुद का रूम होगा। उसमें सिर्फ मेरे लेक्चर्स होंगे। नीचे वाला इनका प्रोमाइसेस खाली है ना, उसी में सेटअप करूंगा, क्योंकि इसमें बनाने में दिक्कत है। हर एक टीचर आएगा, बहुत जल्दी आया नालायक। कहाँ जाते हो? कहाँ से? ये किधर है? घाट कोपर। अच्छा, मैं इतना धीरे बोला ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। याद हो गया? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय सीधा रट्टा क्या मारना है कि सर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होगा तो 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी, 10 लाख से ज्यादा अप टू 25 लाख तक है तो 10% ऑफ सैलरी, और 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी। और अगर टेकन ऑन रेंट होगा तो एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस। समझा? ठीक है, तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगली क्लास में पूरा ये रट्टा मार के आना जितना भी लिखवाया है। संडे हम इसके ऊपर क्या करने वाले, ओनली प्रैक्टिकल सम्स पढ़ के आना सब। यस, संडे को मेरा लेक्चर रहेगा 8 से 10 बजे तक रहेगा। पहले अपना सैलरी के प्रैक्टिकल सम्स, फिर 10:30 बजे से अपना कंपनी लॉ जो चलेगा कम से कम 2 बजे तक। और ये पंकज सर कहाँ है? पंकज सर 2 से 5। What the hell? व्हाट द हेल नहीं, व्हाट इज गोइंग ऑन ऐसा बोलो ना। सही है, अच्छा क्या कि सिंगल ग्रुप वालों को नहीं सोचा कोई नहीं है यहाँ पे। सबकी कमी पूरी कर रही सर। और कल सोच रहा हूँ पंकज सर का रखवा दूंगा सुबह 8 बजे से लेकर कम से कम 2-3 बजे तक। कल तो है ही उनका। 2-3 बजे तक रखवा दूंगा उनका। 2-3 बजे तक क्यों? लंबा रहेगा थोड़ा। पूरा इंटरव्यू करो। डन, रफ करो। शुभम तो आज बहुत दिन बाद दिखा है मुझे। शुभम शुभम एक ग्रुप दे रहा है, दोनों ग्रुप एक ही ग्रुप है ना? एक ग्रुप के लिए ये है, प्रियंका है और यही 2 है ना, रियाज है, श्री है। अगले फ्राइडे से बेटा शुरू करने वाले हैं GST। मॉड्यूल नहीं है। हम है ना, मॉड्यूल की जरूरत क्या है? चले चलो, आपको अलग से मैं समझाता हूँ, तो बहुत छूट गया। अब ध्यान सुनो बेटा, अभी हमने जो 2 चार्ट बनाए थे, इन दोनों चार्ट के लिए सैलरी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी। तो ये जो सैलरी मैं बता रहा हूं ये किसके लिए बता रहा हूं, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए। यहां पे सैलरी का मतलब है बेसिक वेजेस। क्या है बेटा, बेसिक वेज प्लस डियरनेस अलाउंसेस कंडीशनल, याद आ रहा कंडीशनल, जितना रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, प्लस ऑल अलाउंसेस टू द एक्सटेंट टैक्सेबल। याद है ना, हमने जितने अलाउंसेस पढ़े थे उसका टैक्सेबल पोर्शन तक लेना है। कहां तक लेना है बेटा, टू द एक्सटेंट टैक्सेबल पोर्शन तक लेना है, प्लस ऑल मनी बेनिफिट, ऑल मनी बेनिफिट। मनी बेनिफिट में क्या क्या आता है, बोनस आता है, कमीशन आता है, लीव इनकैशमेंट आता है, ये सब क्या है बेटा, मनी बेनिफिट। ठीक है,
तो आपको यहां पे सैलरी का मतलब क्या? बेसिक वेज, डियरनेस अलाउंसेस कंडीशनल, ऑल अलाउंसेस टू द एक्सटेंट टैक्सेबल और मनी बेनिफिट। ये किसका डेफिनेशन हो गया? सैलरी का। अब इसमें एक पॉइंट और समझना बेटा, अगर आपको जो है अकोमोडेशन कहां मिला है? होटल में मिला है। कहां मिला है? होटल में मिला है। अब ये दोनों के लिए सेम है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर आपको अकोमोडेशन होटल में मिला है तो सीधा बेटा उसका फॉर्मूला है 24% ऑफ सैलरी, 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट। अब मुझे बता बेटा, तू कभी भी होटल में ऐसा बोलेगा फर्निश्ड और अनफर्निश्ड? होटल तो ऑलवेज फर्निश्ड ही होगा ना, तो होटल में हम फर्निश्ड और अनफर्निश्ड की बात नहीं करेंगे। तो सीधा याद क्या रखना है? 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लेस। ये आपके हैंड में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ये आपके हैंड में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। क्या बोला मैंने? बेसिक वेज प्लस डियरनेस अलाउंसेस, अलाउंसेस टू द एक्सटेंट टैक्सेबल और ऑल मनी बेनिफिट। ये सैलरी का डेफिनेशन। अगर आपको एचआरए कहां मिल, आरएफए कहां मिल रहा है? होटल में मिल रहा है, तो 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लेस, वो आपके हैंड में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। लेकिन अगर आपको आरएफए होटल में मिला है और वो लेस देन 15 डेज के लिए मिला है, लेस देन 15 डेज के लिए मिला है, तो नथिंग इज टैक्सेबल। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बेटा आउटसाइड इंडिया विजिट के लिए भेजा गया, बिजनेस ट्रिप, बिजनेस की मीटिंग के लिए, ठीक है। वहां पे होटल बुक होगी, 7 डेज की मीटिंग थी, रूम मिला ना, तो क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा? बोला नहीं। क्यों? क्योंकि वो लेस देन 15 डेज है। अगर मोर देन 15 डेज होता तो जितना ज्यादा होता वो टैक्सेबल होता। मोर देन 15 डेज होता तो जितना ज्यादा होता वो क्या हो जाता बेटा? टैक्सेबल हो जाता। याद रहेगा ये चार्ट? ये किसके लिए? होटल। अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों एम्प्लॉय के लिए है। यहाँ पे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों के लिए। अभी हमने 3 चार्ट पढ़े, गवर्नमेंट के लिए अलग पढ़ा, नॉन गवर्नमेंट के लिए अलग पढ़ा, लेकिन होटल का जो प्रोविजन है वो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों पे सेम लगता है, ठीक है। याद क्या रखना है कि सर आपको जो आरएफए मिल रहा है, होटल में मिल रहा है, लेस देन 15 मिल रहा है, नथिंग इज टैक्सेबल। मोर देन 15 मिल रहा है तो इस हिसाब से क्या करोगे? टैक्सेबल करोगे, ठीक है। अब इसमें एक बात और समझना, अगर एक ही एम्प्लॉय को 2-2 आरएफए मिल रहा है, एक ही एम्प्लॉय को 2-2 आरएफए मिल रहा है, तो आपके पास टाइम है, विद इन 90 डेज आप एक आरएफए को छोड़ दीजिए। अगर 90 डेज के अंदर में आपने एक आरएफए को नहीं छोड़ा तो बोथ आरएफए विल बी टैक्सेबल। समझा मैंने क्या बोला? कि आपको अगर 2 आरएफए मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी तक जॉब कर रहा हूं मुंबई में, ठीक है। अब मान लो मेरा प्रमोशन हुआ, मुझे भेजा गया बेटा दिल्ली भेजा गया, मान लो दिल्ली भेजा गया। अब दिल्ली में जब जा गया तो मुझे मुंबई में आरएफए मिल ही रहा था, मुझे दिल्ली में भी क्या मिल रहा है? आरएफए। मैं अपनी फैमिली को मुंबई में ही छोड़ के गया हूं, तो मैंने यहां वाला भी घर रख रखा है और वहां वाला भी घर रख रखा है। तो मेरा बॉस मुझे क्या बोलेगा? बेटा 90 डेज में अगर तूने कोई भी एक छोड़ दिया, या तो दिल्ली वाला या तो मुंबई वाला, एक काम कर, दिल्ली में तो खुद का रेंट बियर कर, तो ठीक है, मुंबई वाला आरएफए टैक्सेबल। लेकिन दोनों आरएफए रखा हुआ हूं, दिल्ली वाला भी और मुंबई वाला भी, कब? 90 डेज के बाद, तो बोथ आरएफए विल बी टैक्सेबल, बोथ आरएफए विल बी टैक्सेबल। याद रहेगा इतना फिलॉसफी? तो सिंपल हमने 3 बातें पढ़ ली। क्या पढ़ा? एचआरए, आरएफए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलग, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग, और होटल में मिलेगा तो अलग प्रोविजन है, ठीक है। अब इसके ऊपर बेटा एक प्रैक्टिकल सम करते हैं तो आपको एक कंसेप्ट थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलें, इसको नोट कर लो फटाफट।
डन। चलो, तो ये हमारा बेटा रेंट फ्री अकोमोडेशन खत्म। अब इसका एक छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो। मिस्टर एक्स एम्प्लॉई ऑफ के लिमिटेड, इसकी बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंसेस 2,000 पर मंथ, 40% कंडीशनल है, बोनस 100 रुपीज पर मंथ, कमीशन 200 रुपीज पर मंथ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन, ठीक है, 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 600 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चाइल्ड। लंच अलाउंस 100 पर मंथ, लंच फैसिलिटी 150 पर मंथ, लंच फैसिलिटी 150 पर मंथ। तो ये कुछ आपको डाटा दे रखे हैं, आपको बोल रहा फाइंड आउट। अच्छी एक बात और बेटा, उसको आरएफए मिला है कहाँ? इन दिल्ली। आरएफए कहाँ मिला है? इन दिल्ली। आपको बोल रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, फाइंड आउट ग्रॉस सैलरी। फाइंड आउट क्या करना है बेटा तुम्हें? ग्रॉस सैलरी। चलो अब यहां पे बेटा मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, देखो शांत बेटा, बातें मत करो। हमें क्या निकालने को बोल रहा है? ग्रॉस सैलरी निकालने को बोल रहा है। क्या निकालने को बोल रहा है बेटा? ग्रॉस सैलरी। तो देखो सबसे पहले हमें बेसिक वेज कितना दे रखा है? 10,000 पर मंथ। अब मंथ का कोई हिसाब किताब नहीं है, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 1,20,000। मुझे डीए कितना मिल रहा है बेटा? 2,000 पर मंथ। 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 24,000। ध्यान से, जब भी डीए ग्रॉस सैलरी में दिखाओगे तो हमेशा पूरा दिखाना होता है। ये जो कंडीशनल वाली बातें हैं ये कैलकुलेशन में आता है, जब भी किसी एग्जाम्पशन को कैलकुलेट करते हैं तब ये कंडीशनल बातें करते हैं। बोनस कितना मिल रहा है बेटा? 100 पर मंथ, तो 100 इंटू 12, 1200 का क्या आ गया हमारे पास? बोनस। कमीशन कितना मिल रहा है? 200 पर मंथ, 200 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2400 का कमीशन आ गया। अब ध्यान से, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मुझे मिला है 300 पर मंथ, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, तो कितना आ जाएगा बेटा? 7,200। अब इसमें से तुम लेस क्या करोगे? एग्जम्प्ट। कितना एग्जम्प्ट करते हैं बेटा? 100 पर मंथ, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, तो 2400 एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 4,800। उसके बाद आपको हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस मिला है, कितना मिला है? 600 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 चिल्ड्रन के लिए कितना हो गया बेटा? 14,400। चेक करना जरा।
लेस एग्जम्प्ट, कितना एग्जम्प्ट होगा 300 पर मंथ, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो 7200 बेटा एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो 7200 क्या हो जाएगा टैक्सेबल। समझ में आ रहा है ना सबको। उसके बाद लंच अलाउंस 50 लेस करेंगे ना, लंच अलाउंस 100 इंटू 12, इसमें से 50 लेस करेंगे, कुछ नहीं लेस होगा बेटा, अलाउंस है ये, नॉट फैसिलिटी। अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो 1200 आ जाएगा पूरा। अच्छा, लंच फैसिलिटी में एग्जम्प्ट होगा, लंच फैसिलिटी पर मंथ हटा देता हूं, सीधा 150 मिला। कितना मिला लंच बेटा 150, इसमें से लेस क्या करोगे एग्जम्प्ट 50, तो टैक्सेबल कितना 100। अब इसके बाद देखो आरएफए मिला है, कहां मिला है दिल्ली में। अब मुझे बताओ दिल्ली की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा होगी ना, तो क्या बताया था अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा हो तो सैलरी का कितना, अरे 15%। 25 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो तो सैलरी का 15%। अभी इतने डिटेल में नालायक को फॉर्मूला लिखवाया। रेंट फ्री अकोमोडेशन, सैलरी का कितना लेना है बेटा 15%। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी, तो यहां पे नोट में बेटा सैलरी निकाल रहा हूं। बताओ आरएफए के लिए सैलरी का डेफिनेशन क्या था, बेसिक वेजेस। हमारा बेसिक वेज कितना है 1,20,000। दूसरा क्या था डियरनेस अलाउंसेस कंडीशनल, कितना है बेटा कंडीशनल 40%। कितना कंडीशनल है 40%, तो यानी 2000 का 40% कितना होगा 8000, तो 8000 मल्टीप्लाइड बाय 12 ये आएगा ना, सॉरी 800 मल्टीप्लाइड बाय 12 9600। समझा बेटा 2000 का 40% कंडीशनल है ना, तो 40% कितना होगा 800 मल्टीप्लाइड बाय 12 9600 प्लस और क्या था ऑल अलाउंसेस टू द एक्सटेंट टैक्सेबल। तो देखो ये हमारा अलाउंस है, टैक्सेबल कितना है 4800, ये भी मेरा अलाउंस है, टैक्सेबल कितना है 7200, ये भी मेरा अलाउंस है, टैक्सेबल कितना है 1200, ये मेरा फैसिलिटी है नहीं आएगा, अलाउंस लेना है सिर्फ, ठीक है। प्लस और क्या लेना है मनी बेनिफिट। मनी बेनिफिट क्या है बेटा, बोनस मनी बेनिफिट है, कमीशन मनी बेनिफिट है, तो 1200 रुपए बोनस के और कमीशन के 2400। टोटल अमाउंट कितना आ गया बताओ जरा 1,46,400 1,46,400 निकाल बेटा इसका 15%। क्यों 15% समझा ना, दिल्ली की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है इसलिए 15%। कितना आया 21,960। कोई एडजस्टमेंट बच गया, सब कर दिया हमने, तो क्या निकल के आ जाएगा ग्रॉस सैलरी। ऐड करके बताओ टोटल कितना आया ग्रॉस सैलरी। ये सबको समझ में आया ना, सैलरी कैसे लिया हमने, बेसिक वेज लिया, डीए ओनली, कंडीशनल लिया, फिर उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टैक्सेबल वाला लिया, हॉस्टल टैक्सेबल लिया, लंच अलाउंस टैक्सेबल लिया, बोनस जो मनी बेनिफिट है वो टैक्सेबल वाला, और कमीशन। आई बात है समझ में, यही फॉर्मूला था हमारा। कितना आया टोटल 1,82,860। ये तुम्हारा क्या आ गया बेटा ग्रॉस सैलरी। अभी हमने सिर्फ क्या निकालना सीखा ग्रॉस सैलरी, लास्ट लेक्चर में सीखेंगे हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से बस 3 चीजें माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी। बताओ क्वेश्चन इजी था। चलिए लास्ट टॉपिक बेटा हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा
मोटर व्हीकल की टैक्सेबिलिटी कैसे करनी है, मोटर कार, ठीक है। जैसे चार्ट बना रहा हूं उसके अलावा अपनी तरफ से बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, जितना लिखा हुआ है उतना ही टैक्सेबल होगा, ठीक है। 4 कॉलम्स बना लो, 4 कॉलम्स बना लो। एक में लिखो ओनर ऑफ कार, एक में क्या लिखोगे बेटा, ओनर ऑफ कार। दूसरे में एक्सपेंस बोर्न बाय, कौन एक्सपेंस बियर कर रहा है, ठीक है। तीसरे में लिखो पर्पस, और चौथे में लिखो टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। ओनर ऑफ कार, एक्सपेंस बोर्न बाय, पर्पस और टैक्सेबल वैल्यू। ओनर ऑफ कार, एक्सपेंस बोर्न बाय, पर्पस और टैक्सेबल वैल्यू। अब यहां पे 3-3 आइटम्स का हम बेटा अलग अलग ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपको ये चार्ट याद रखना है। और याद रखना, संडे के लेक्चर में सच्ची बोल रहा हूं, जिसको याद नहीं रहा ना ये पूरा, एक क्वेश्चन नहीं करने दूंगा, निकाल दूंगा बाहर। उस दिन मेरा रुद्र रूप देखोगे फिर, समझा, निकाल दूंगा मैं बाहर। तो कम से कम सीरियस होके बोलो। आ जाओ बेटा। ओनर ऑफ कार में जल्दी देखो, ओनर ऑफ कार है बेटा एम्प्लॉयर, ओआर का मतलब एम्प्लॉयर। खर्चे भी बियर कर रहा है कौन, एम्प्लॉयर। खर्चे भी कौन बियर कर रहा है बेटा, एम्प्लॉयर। पर्पस क्या है, ऑफिशियल। पर्पस क्या है बेटा, ऑफिशियल। आप मुझे बता भाई, परनीत को कहीं जॉब मिला, ठीक है, परनीत को एक नैनो मिला, परनीत को एक नैनो मिला। भाई ये कार ओनर ने खरीदा था, वो नैनो परनीत को दिया, परनीत को सिर्फ ये बोलता था तू ऑफिस के काम में यूज करेगा। तो मुझे बताओ, अगर परनीत को ये बोले कि भाई तुझे टैक्स देना पड़ेगा, वो कार लेगा क्या, बिल्कुल ना ले। इसलिए बेटा यहाँ पे क्या होगा, नथिंग इज टैक्सेबल, नील। याद रहेगा। गाड़ी का ओनर कौन, बोलो, एम्प्लॉयर। खर्चे कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर। पर्पस किधर है, तो टैक्स भी लगेगा नहीं। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट, गाड़ी का ओनर कौन, एम्प्लॉयर। खर्चे कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर। पर्पस क्या है, फुल्ली प्राइवेट। मान लो छोटी को कार मिला, करेक्ट है। अब छोटी को जब कार मिला तो वो नालायक क्या कर रही है, फुल्ली प्राइवेट, खुद इस्तेमाल करती है। ऑफिस के काम में एक पलक भी यूज नहीं होता, सब कहाँ यूज होता है बेटा, फुल्ली प्राइवेट। अब मुझे बताओ, ऑफिस किस चीज, सॉरी छोटी किस चीज के मजे ले रही है, एक तो कार का, दूसरा एक्सपेंस का। कार और एक्सपेंस दोनों का ना। तो लॉ मेकर ने क्या बोला बेटा, ऑल एक्सपेंसेस टैक्सेबल क्या होगा, ऑल एक्सपेंसेस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार। सारे एक्सपेंस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार। समझ में आ गया, क्योंकि फुल्ली क्या है बेटा, प्राइवेट। अब मान लो थर्ड पॉइंट, गाड़ी का ओनर अगेन एम्प्लॉयर। खर्चे कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर। पर्पस क्या है बेटा, पार्टली ऑफिशियल और पार्टली प्राइवेट, पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट। तो पता है लॉ मेकर क्या बोल रहा है, भैया कार की सीसी पता कर। कार की क्या पता करनी है, सीसी, ठीक है। अगर कार की सीसी 1.6 सीसी से ज्यादा है, इस एरो का मतलब है ज्यादा, समझा। और अगर 1.6 सीसी से कम है, कार की क्या देखनी है बेटा तुझे, सीसी देखनी है। सीसी का मतलब क्यूबिक कैपेसिटी, मतलब कार की लोडिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में लिखा होता है बेटा, इसके लिए टेंशन लेना नहीं है, वो सीसी क्वेश्चन में लिखा होगा। अगर 1.6 सीसी से ज्यादा की कार है तो 2400 पर मंथ तुझे गाड़ी का लेना है, और गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर भी मिल रहा है तो 900 पर मंथ। और अगर कम है तो 1800 पर मंथ गाड़ी का लेना है और 900 पर मंथ ड्राइवर का लेना है। लेकिन मान लो छोटी को गाड़ी तो मिली, लेकिन इसने क्या बोला, मैं खुद चला लूंगी ना, मुझे ड्राइवर नहीं चाहिए, तो सिर्फ क्या होगा, 2400। आ रही है बातें समझ में, सिर्फ क्या होगा बेटा, 2400। बस जितना बोर्ड पे लिखा है इसके अलावा दिमाग अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ इसको रट्टा मारना है, ठीक है। दूसरा नाम चेंज करो, किसका, छोटी खुद चलाएगी, उधर पैन तो बचना चाहिए। क्लियर है। चलो अब सेकंड ब्लॉक पे आ जा बेटा। यहां पे अगेन ये फर्स्ट ब्लॉक हमारा खत्म। पहला, गाड़ी का ओनर है बेटा एम्प्लॉयर।
खर्चे बियर कर रहा है एम्प्लॉई, पर्पस है ऑफिशियल, पर्पस क्या है बेटा? ऑफिशियल, तो नथिंग इज टैक्सेबल। ठीक है, चलो अब ये वाला आप बताना, गाड़ी का ओनर एम्प्लॉयर, खर्चे बियर कर रहा है एम्प्लॉई और पर्पस फुल्ली प्राइवेट, बताओ कौन सी वैल्यू के ऊपर टैक्स लगेगा? मुझे बताओ, गाड़ी किसका, खर्चे किसके, तो एम्प्लॉय को मजे किसके मिल रहे हैं? ओनली गाड़ी के। भाई खर्चा तो उसका है ना, सिर्फ किसके मजे ले रहा है वो? गाड़ी के ना। तो क्या होगा? 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा थर्ड, गाड़ी का ओनर एम्प्लॉयर, खर्चे एम्प्लॉई के, पर्पस पार्टली ऑफिशियल और पार्टली प्राइवेट, पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट। तो अगेन बेटा पता करो, कार की सीसी कितनी है? 1.6 सीसी से ज्यादा, 1.6 सीसी से कम, 1.6 सीसी से ज्यादा और 1.6 सीसी से कम। अगर ज्यादा है तो 900 पर मंथ गाड़ी का और 900 पर मंथ सॉफर का, 600 पर मंथ गाड़ी का और 900 पर मंथ सॉफर का। आ रही है बातें समझ में? अगर सीसी कम है तो 600 रुपए गाड़ी के और 900 रुपए ड्राइवर का। ड्राइवर को बेटा लीगल टर्म में क्या बोलते हैं? सॉफर। ये बातें समझ में आ गई? चलिए अब आते हैं बेटा, सेकंड ब्लॉक हमारा खत्म। अब थर्ड ब्लॉक में देखो, गाड़ी का ओनर एम्प्लॉई, खर्चे बियर कर रहा है एम्प्लॉयर, पर्पस है ऑफिशियल, तो क्या होगा बेटा? नील। क्या होगा? नील। चलो अब सोच के बताओ, गाड़ी का ओनर एम्प्लॉई, खर्चे बियर कर रहा है एम्प्लॉयर, पर्पस फुल्ली प्राइवेट, बताओ बेटा क्या होना चाहिए? गाड़ी का ओनर एम्प्लॉई, खर्चे कौन बियर कर रहा है? तो मजे किसके ले रहा है? एम्प्लॉई, खर्चे के ना। तो सिर्फ क्या आएगा यहां पे? ऑल एक्सपेंसेस। करेक्ट है? अच्छा थर्ड पॉइंट, गाड़ी का ओनर एम्प्लॉई, खर्चे बियर कर रहा है एम्प्लॉयर, पर्पस पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट, तो क्या होगा बेटा? सेम लाइक अबव। पता करो, गाड़ी की 1.6 सीसी से ज्यादा, 1.6 सीसी से कम, तो अगेन 2400 पर मंथ गाड़ी का, 900 पर मंथ सॉफर का, 1800 पर मंथ गाड़ी का और 900 पर मंथ सॉफर का, अगर सीसी कम होगा तो। सेम है जब बेटा पहले वाले चार्ट की तरह हो गया है ना। तो पहला और तीसरे में बेटा डिफरेंस नहीं है, बस एक जगह यहां पे डिफरेंस है कि यहां पे हमने क्या लिया था? ऑल एक्सपेंस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, और यहां पे क्या लिया है? ओनली ऑल एक्सपेंस। जो सबसे टिपिकल है बेटा वो लास्ट वाला है, जो आपको याद करने में बहुत दिक्कत रहेगी। गाड़ी का ओनर कौन? एम्प्लॉई, खर्चे किसके? एम्प्लॉई, पर्पस क्या? ऑफिशियल, तो टैक्सेबल वैल्यू नील। गाड़ी का ओनर कौन? एम्प्लॉई, खर्चे किसके? एम्प्लॉई के, पर्पस क्या? फुल्ली प्राइवेट, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा? नील। अच्छा, गाड़ी का ओनर कौन? एम्प्लॉई, खर्चे किसके? एम्प्लॉई के, पार्टली ऑफिशियल और पार्टली प्राइवेट, तो अगेन क्या? नील। सो से इसका फोटो लेना। आ रही है बातें बेटा समझ में? सबसे डेंजर यही वाला पॉइंट है, क्योंकि सब में क्या है? नील, जो आपको याद नहीं रखना है। बस ये चित्रहार आपको याद रखना है, इसके अलावा अपनी तरफ से बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाइएगा जब भी आप किसकी वैल्यूएशन करेंगे? कार की वैल्यूएशन।
समझ में आया या नहीं? बुद्धि में जा रहा है या नहीं जा रहा? यस, यही तो ट्रिकी है, तभी तो लिखा। साहिल समझा? पक्का? रिजवान क्लियर हुआ? डन?